हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस। इसके पहले वाले लेक्चर में जितना भी लेक्चर्स था वो था पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, सो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बोले तो जिसमें एक से अधिक वेरिएबल्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के फंक्शंस का हम लोग लिमिट पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक फिगर है, क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगल दिख रहा है। एक रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, उसका लेंथ चाहिए, उसका ब्रेड्थ चाहिए। क्योंकि दो चीज चाहिए आपको, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे? इट्स अ टू डायमेंशनल फिगर। यहाँ पे एक डायमेंशन तो एक्स एक्सिस हो गया, एक डायमेंशन आपका वाई एक्सिस हो गया। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि ये जो लेंथ है इसको आप चेंज करने के लिए अगर आपने x की वैल्यू बदली तो भी रेक्टेंगल बदल जाएगा, y की वैल्यू भी बदली तो भी रेक्टेंगल आपका बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे दो वेरिएबल्स पे ये पूरा रेक्टेंगल टिका हुआ है। तो ये रेक्टेंगल का जो फंक्शन है ना, सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मतलब x, ब्रेड्थ मतलब y। क्या लिखे? a इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो ये a है, ये क्या है? ये एक फंक्शन बन गया। कितने वेरिएबल्स का? दो वेरिएबल्स का। x और y दो वेरिएबल्स का ये फंक्शन बन गया। सो वी कैन कॉल दिस फंक्शन एज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है ना? सो दो वेरिएबल का फंक्शन बन गया। अब सुनो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे अब हम एक पैरेललोपाइड लिए हैं। पैरेललोपाइड तो आप जानते हो 3D फिगर है। तो यहां पे इसका लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और इसकी हाइट होगी। तो यहां पे लेंथ को हम x एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, ब्रेड्थ को हम z से कर रहे हैं और हाइट को हम y से कर रहे हैं। तो इसका अगर कौन सा फिगर बन गया? ये 3 डायमेंशनल फिगर बन गया। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए ये तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे इसका क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। यहां पे 2D फिगर था तो यहां पे क्या निकलता था? एरिया निकलता था। ये 3D फिगर है तो यहां पे क्या निकलेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैसे लिखोगे? x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये v जो है, v अब क्या बन गया? ये बन गया एक फंक्शन। कितने वेरिएबल्स का? 3 वेरिएबल्स का। सो वी कैन कॉल दिस फंक्शन एज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। समझ में आया ना? सो देखो, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वॉल्यूम हो गया आपका फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। सो जनरली अगर हम लोग बात करें, सो इन जनरल सेंस में कि अगर मान लेते हैं कोई g है और x और y का फंक्शन है तो क्या बोलेंगे? सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। g इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड मैंने लिखा तो इस g को क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z। g इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड w लिखा तब इस g को क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स। इस तरह से आपको जितना मर्जी आपको वेरिएबल्स स्पेसिफाई करना है आप इजिली कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई दायरा वैसा नहीं है। आपको 1000 वेरिएबल्स के फंक्शंस चाहिए तो आप 1000 वेरिएबल्स वाला फंक्शंस ले लो। समझ में आया इतना? अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स इंपॉर्टेंट है आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्या बोल रहा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स। दो या दो से अधिक सेट्स का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। कैसे? लेट R डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे शो करते हैं? स्क्रिप्ट R से, पता है ना? तो स्क्रिप्ट R से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स शो करते हैं। वेरी गुड। सो देन R क्रॉस R दैट इज R2 रिप्रेजेंट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R। मतलब R का R के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे R2 मतलब R इंटू R,
इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में x1 x2, जहां पे आप x1 बिलोंग्स टू r है और x2 भी बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और r3 क्या है r इंटू r मतलब x1 x2 x3। यहां पे भी x1 आपका r से बिलोंग कर रहा है, x2 भी आपका r से बिलोंग कर रहा है, x3 भी आपका r से बिलोंग कर रहा है। करते 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 Rn पे आए। Rn कितना टाइम्स है n टाइम्स है, तो आप क्या करोगे x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक जाओगे। सो x1 बिलोंग्स टू r, xi बिलोंग्स टू r, और i के बदले में जितना मर्जी 1 से लेकर के n तक जाओगे। तो ये जनरल सेंस है रिप्रेजेंट करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 या 2 से अधिक सेट्स में, ठीक है। ज्योमेट्रिकली r जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रियल लाइन रिप्रेजेंट करता है। R2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट करता है। R3 क्या रिप्रेजेंट करता है, द होल स्पेस मतलब 3D स्पेस रिप्रेजेंट करता है। लीनियर अलजेब्रा याद करो, टपल्स सिखाए थे, R, R2, R3, यूक्लिडियन स्पेस आपको सिखाए थे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कितना डायमेंशन है, 1 है। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन बनेगी। यहाँ पे कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो R2 मतलब कार्टेशियन एक प्लेन बनेगा। यहाँ पे कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, मतलब एक स्पेस बनेगा, ये रूम बनेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस बनेगा जिसमें आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। समझ में आया इतना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इफ ए क्वांटिटी z, अगर मान लेते हैं कोई एक क्वांटिटी z है, has a unique and finite value for every pair of x and y। कहने का तात्पर्य है प्रभु कि z एक क्वांटिटी है और क्या हो रहा है, इसका एक यूनिक और फाइनाइट वैल्यू आपको मिल रहा है फॉर एवरी पेयर ऑफ x एंड y, मतलब हर पेयर ऑफ x और y के हर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग आपको z की एक यूनिक और फाइनाइट वैल्यू अगर आपको मिल रही है, तब आप z को क्या बोल सकते हो, z इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो z क्या है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो सकता है x और y का। सो इसको आप लिख सकते हो क्या, z इज अ फंक्शन, z इक्वल्स टू f ऑफ x, y। क्लियर है? ये कब पॉसिबल है, जब z कोई एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है ना वो x और y के हर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक और फाइनाइट वैल्यू जब आपको दे रही है, तब आप बोल सकते हो z इज अ फंक्शन ऑफ x, y। Its domain is a subset of R2 where R2 means R cross R, x, y such that x, y belongs to R and range is a subset of R। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में मैंने आपको सिखाया इसका डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, रेंज होता है ना। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ R2। डोमेन मतलब इनपुट, कितनी वैल्यूज आप इनपुट दे पाओगे एट अ टाइम, आप 2 वैल्यूज आप इनपुट दे पाओगे, एक वैल्यू x का, एक वैल्यू y का। सो 2 वैल्यूज x और y का मतलब x, एक वैल्यू x का, एक वैल्यू y का, इसकी वैल्यूज आप दे पाओगे तो इसको इनपुट कहलाएगा। सो z इज अ फंक्शन ऑफ x, y। परफेक्ट। So its domain is a subset of R2 where R2 equals to what, R cross R, which means x, y such that x, y belongs to R, and range is a subset of R। रेंज क्या है, उसका R का एक सबसेट है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो R का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन है तो आपको इनपुट आउटपुट में क्या मिलेगा, सबसेट ऑफ R का सबसेट मिलेगा। सो इफ f इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, अगर f 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तब आप क्या बोल सकते हो, f सच दैट s गोज टू R वेयर s इज अ सबसेट ऑफ R2, वेयर s इज अ सबसेट ऑफ R2। अब यहां से सुन लो, ये क्या है आपका डोमेन है, ये क्या है आपका कोडोमेन है। तो डोमेन आपका ये जो सेट है वो किसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली R2 का होगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल आप इनपुट में दे रहे हो और आउटपुट आपको क्या होगा, R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर एंड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a, b। स्क्वायर एंड सर्कुलर नेबरहुड, एक स्क्वायर नेबरहुड और एक सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a, b। तो एक पॉइंट मान लेते हैं a, b को एक पॉइंट है, उसका एक स्क्वायर नेबरहुड भी हो सकता है, उसका एक सर्कुलर नेबरहुड हो सकता है। नया चीज है, सुनो, a square neighborhood of a point a, b in R2 is the set of the points x, y belongs to R2 and is defined as s is equal to
x comma y belongs to R2 such that mod of x minus a is less than delta, comma mod of y minus b is less than delta. क्लियर है? फिर से सुनो, a square neighborhood of a point a comma b in R2 is the set of points x comma y belongs to R2 and is defined as s is equal to x comma y belongs to R2 such that mod of x minus a is less than delta and mod of y minus b is less than delta. तो x minus a आप मान लो कोई वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा से छोटा सा, डेल्टा से कम है. उसी तरह से y माइनस बी कोई एक मैग्नीट्यूड है, उसकी भी वैल्यू जो है वो डेल्टा से थोड़ी सी कम है. सो वेयर a comma b is the center of the square whose sides are parallel to the coordinate axis and delta is greater than 0 is a real number. So a comma b is the center of a square. a comma b क्या है मान लेते हैं, एक center of a square है whose sides are parallel to the coordinate axis. जो इसका sides है ना coordinate axis के parallel है. तो एक स्क्वायर बनाओ, इस स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट दो सेंटर में, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a comma b, और ये जो स्क्वायर आपने बनाया है इस स्क्वायर का साइड जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इस स्क्वायर का जो साइड है ये y एक्सिस के पैरेलल है. तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने 2 डेल्टा, यहाँ पे इसको लिखा है 2 डेल्टा. सो 2 डेल्टा बाय 2 डेल्टा इतना का आप स्क्वायर बना लो जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो एक लेंथ और दूसरा लेंथ y एक्सिस के पैरेलल हो और बीच में एक कोई पॉइंट हो a comma b. तो जब ये कंडीशन है और ये कंडीशन से ये वाला कंडीशन जब आपका सेटिस्फाई कर रहा है तब आप बोल सकते हो कि a comma b का ये जो स्क्वायर बना है ये एक स्क्वायर नेबरहुड है. किसका? इस पर्टिकुलर पॉइंट का. तो ये रेड कलर का जो आपको पॉइंट दिख रहा है a comma b, इसका स्क्वायर है नेबरहुड कौन है? ये वाला एक स्क्वायर. अब ये डेल्टा रिलेटिव है, आपकी मर्जी, आप डेल्टा का वैल्यू क्या, बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल वैल्यू. ठीक है, तो फिर से सुनो, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी in R2 is the set of points xy belongs to R2 and is defined as S, सारे के सारे सेट जो कि xy r belongs to R2 such that mod of x minus a is less than delta and mod of y minus b is less than delta, where a comma b is the center of the square whose sides are parallel to the coordinate axis and delta greater than 0 is a real number. क्लियर है? स्क्वायर नेबरहुड आ गया समझ में, ये फिगर याद रखना. दूसरा देखिए, सर्कुलर नेबरहुड क्या होता है? A circular neighborhood of a point a comma b belongs to R2 is the set S of the points x comma y belongs to R2 and is defined as S is equal to x comma y belongs to R2 such that mod of x comma y minus a comma b is less than delta. अगर ये वाला फॉर्मेटिंग आपका दिया हुआ है तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ये एक सर्कुलर नेबरहुड है, प्रोवाइडेड a comma b is the center and delta greater than 0 is the radius of the circle. So delta radius का अगर आप एक सर्कल बनाते हो और उस सर्कल का सेंटर सपोज मान लो a comma b लिखते हो तो यहाँ पे इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बुआ? 2 डेल्टा हो जाएगा. तो जब कभी भी इस तरह का फिगर आपको दिख जाए जिसका सेंटर a comma b है, रेडियस डेल्टा है, तब आप बोल सकते हो कि ये इसका एक डेल्टा नेबरहुड है, सर्कुलर नेबरहुड है. इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट ए बी का. और जब कभी भी इस तरह का स्क्वायर वाला फिगर दिख जाए जिसका लेंथ 2 डेल्टा है, विड्थ 2 डेल्टा है और सेंटर पे वो एक पॉइंट है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये इसका क्या बन गया? स्क्वायर नेबरहुड बन गया. आगे चल करके काम लगेगा तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर नेबरहुड क्या होता है और सर्कुलर नेबरहुड क्या होता है. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. अब लिमिट, आप एक वेरिएबल का तो लिमिट आपने निकालना सीखा, 2 वेरिएबल्स का लिमिट कैसे निकालते हैं उसका थ्योरी देखिए. इफ द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. इफ द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यूज कैन बी मेड एज क्लोज एज desired to a fixed number L by taking the point x comma y close to the point a comma b but not equal to a comma b, then L is said to be the limit of f as xy approaches a comma b and we write it as limit
function of x comma y where x comma y approaches to a comma y is equal to L। सुन लो, बहुत ही क्रूशियल चीज है। इफ द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, मान लेते हैं कोई फंक्शन z है, किसका, x और y का, कैन बी मेड एज क्लोज एज डिजायर्ड टू अ फिक्स्ड नंबर, मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर के क्लोज जा सकता है। तो फिक्स्ड नंबर मान लेते हैं सपोज L है, तो उसके क्लोज जा सकता है लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत हजार बार बताया है कि लिमिट में आप वैल्यू को इक्वेट नहीं करते हो। इफ वैल्यू अगर लिमिट आ रही है 2 तो इसका मतलब ही नहीं कि वैल्यू आ रही है 2। लिमिट अगर 2 आ रही है तो हो सकता है कि वैल्यू 2 से कम हो बट 2 से ज्यादा हो लेकिन 2 ना हो। 2 से कम बोले तो 1.99999, 2 से ज्यादा हो मतलब 2.00000 लेकिन 2 एग्जैक्टली नहीं। उसी तरह से अगर आपका कोई एक फंक्शन है और उसकी वैल्यूज को आप कोई भी एक फिक्स नंबर के अप्रोच मतलब क्लोज पहुंचा दे रहे हो, कब, जब आपका x और y अप्रोच कर रहा है a, b पे, तब उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तब आप क्या लिख सकते हो, लिमिट फंक्शन ऑफ xy व्हेन xy टेंड्स टू ab इज इक्वल टू L। क्लियर है इतना? अब देखिए इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। जैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लोगों ने एक वेरिएबल के लिए डिफाइन किया था, उसी तरह से दो वेरिएबल्स के लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या डेफिनेशन बोल रहा है कि ए नंबर L is said to be the limit of function f of xy as xy tends to ab if for any real number epsilon greater than 0 there exists a real number delta greater than 0 such that for all the points of x comma y other than a comma b based on the square neighborhood of a point, आप ये वाला डेफिनेशन है, और based on the circular neighborhood of a point ये वाला डेफिनेशन है। दो अलग अलग तरह का नेबरहुड आपको सिखाया, एक स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बेसिस पे लिमिट का डेफिनेशन ये है, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बेसिस पे लिमिट का डेफिनेशन ये है। क्लियर है? स्क्वायर ऑन देखो, बेस्ड ऑन स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट लिमिट का डेफिनेशन है, मॉड ऑफ f of x, y minus L is less than epsilon for 0 is less than mod of x minus a less than delta and 0 less than mod of y minus b less than delta। ये किसके बेसिस पे है? ये आपका स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बेसिस पे है। वही चीज अगर आप सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट लेते हो तब इस केस में आप क्या लोगे, सर्कल बनाओगे। ठीक है ना? तो मॉड ऑफ f of x, y minus L is less than epsilon ये कब होगा? फॉर 0 less than रूट अंडर ऑफ x minus a होल स्क्वायर प्लस y minus b होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो हर डेल्टा के लिए आपको एप्सिलॉन मिलेगा या फिर आप हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा। तो एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में आपको रिश्ता दिखेगा। मैं ये थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूं, आई गेस। देखो, जैसे आपने कोई एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ सपोज आपने प्लॉट किया है y वर्सेस x, तो ये है y और ये है सपोज x। कोई भी एक रैंडम फंक्शन आप उठा लो, ठीक है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, सपोज मान लेते हैं दो वेरिएबल्स का सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ले कुछ इस तरह का कोई बना दिया। यहाँ पे x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो अगर x और y चेंज हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज अ डेल्टा। एप्सिलॉन आपको कहाँ मिलता है? एप्सिलॉन आपको y एक्सिस में मिलता है, डेल्टा कहाँ मिलता है? आपको x एक्सिस में मिलता है। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रफ टाइप का, इडियोटिक टाइप का फिगर है, बट एनीवेज आप इससे बेयर कर सकते हो। समझ जाइए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना ही है। जब आप रिलेशन दिखा पा रहे हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड डेल्टा, तब आप बोल सकते हो कि हाँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो चीज है। ठीक, तो दो अलग अलग नेबरहुड के बेसिस पे आपको दिखाया, एक स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बेसिस पे ये वाला डेफिनेशन, स्क्वायर सर्कुलर नेबरहुड के बेसिस पे ये वाला डेफिनेशन। एंड वी राइट लिमिट f of x when x tends to a and y tends to b is equal to a। लिमिट का डेफिनेशन क्लियर हो गया? परफेक्ट। अब इसका कुछ हम लोग अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा जैसे आपको सिंगल वेरिएबल के लिए लिमिट का अलजेब्रा दिया था, सेम चीज है, वही चीज सिमिलर आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं लिमिट f of x y when x y tends to a b is equal to L, एक लिमिट। दूसरा लिमिट g of x y when x y tends to a b is equal to m, L है m है।
तो अगर ऐड करते हो लिमिट, इसको फंक्शंस को ऐड करते हो और उसका लिमिट लेते हो तो लिमिट की वैल्यूज ऐड हो जाती है। अगर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करके उसका लिमिट लेते हो तो लिमिट की वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके उसका लिमिट लेते हो तो लिमिट की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिमिट लेते हो तो कांस्टेंट बाहर आकर के उस लिमिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर फंक्शन को डिवाइड करते हो और उसका लिमिट लेते हो तब क्या होता है, L by m, लिमिट की वैल्यूज डिवाइड हो जाती है, प्रोवाइडेड कि जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? वेयर द लिमिट्स हैव बीन टेकन एज x y टेंड्स टू a b। सो आपका जो लिमिट है वो क्या होगा, x y टेंड्स टू a b होगा। परफेक्ट। अब थ्योरम देखिए, लेट f of x y be defined in a neighborhood of a point a b, not necessarily at a b, let limit f of x y when x y tends to a b is equal to L। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम्स को अच्छे से खा जाना क्योंकि इस थ्योरम के बेसिस पे आपके बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। पहला थ्योरम बोल रहा कि let f of x y be defined in a neighborhood of a point a b। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है जो डिफाइंड है कहां पे, एक पॉइंट के नेबरहुड में, नॉट नेसेसरली एट ए बी, जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड हो, उसके नेबरहुड में डिफाइंड हो। तो हो सकता है कि आपका स्क्वायर नेबरहुड और सर्कुलर नेबरहुड हो, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं हो। उस केस में लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल होगा। इफ g of x is a function of single variable, then limit g of x when x tends to a is equal to b, and then limit f of x into g of x when x tends to a is equal to l। इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर आपको बोल रहा है कि ये जो दो वेरिएबल का फंक्शन का लिमिट अगर l है और एक वेरिएबल का लिमिट सपोज मान लो b है, तब उस केस में लिमिट फंक्शन ऑफ x कॉमा g ऑफ x, x कॉमा g ऑफ x, इसका जब आप फंक्शन निकालते हो f x कॉमा g ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a, तो इसका लिमिट भी आपको l मिलेगा। ठीक है, दूसरा, इफ f of x y when x tends to a y tends to b exist, अगर ये मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, then the limit is independent of the path along which x y tends to a b। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन से पाथ से हमको जाना है डजंट मैटर एट ऑल, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो लिमिट पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड वन, लिमिट f of x y when x y tends to a b if it exists is unique। और तीसरी बात कि जब भी लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो यूनिक होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट f इज अ फंक्शन विच इज गोज फ्रॉम r2 टू r, मतलब इसका डोमेन r2 है, कोडोमेन इसका r है। डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट में आप दो वेरिएबल्स दोगे, दो वैल्यूज को इनपुट में दोगे, आउटपुट में आपको सिंगल डायमेंशन का मिलेगा, एक मिलेगा। So let a function which goes from r2 to r be defined as f of x comma y is equal to x square plus y square. Show that limit f of x y when x y tends to a b is equal to 0। आपको ये शो करना है कि ये जो लिमिट है ना when x y tends to a b, तो ये 0 हो जा रहा है। कैसे? एप्सिलॉन डेल्टा के मदद से। Let epsilon greater than 0 be any real number। मान लेते हैं एप्सिलॉन कोई एक ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर है। सो क्या करोगे, मॉड ऑफ f of x y माइनस 0, आपको क्या शो करना है कि लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो क्या करोगे, f of x माइनस l करते हैं ना, सो मॉड ऑफ f of x माइनस 0 इज इक्वल टू, फंक्शन के बदले लिखो f of x y क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये होता है मॉड के रिलेशन से, तो आप जानते हो ना, इंडिविजुअली आप कर सकते हो, तोड़ सकते हो। सो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आप बोल सकते हो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज लेस देन रूट अंडर एप्सिलॉन। ये अभी आपको सिखाया था कब कंडीशन वैलिड होता है, लिमिट कब होता है सर्कुलर नेबरहुड के लिए। ठीक है, सो मॉड ऑफ f of x माइनस x कॉमा y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कब होगा, इफ रूट अंडर ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा।
तो यहां से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन मिलेगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। जिनका ग्रेजुएशन रहा होगा उनके लिए आसान है, लेकिन जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा होगा तो एप्सिलॉन डेल्टा तो आपने पढ़ा नहीं है। आपको मैं वही बता दे रहा हूं कि बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है, अरे दिया है वही सही है, आपको बस किसी तरह से प्लस माइनस जोड़ तोड़ करके रिलेशन शो कर देना है एप्सिलॉन और डेल्टा में। फाइंड करने नहीं बोला, आपको दिखाने बोला है, तो आपको शो करने बोला है, ठीक है। इसमें फाइंड नहीं किया जाता है, इसमें शो किया जाता है। फाइंड तो आप ऐसे ही नॉर्मली जैसे आप एनालिटिकली करते हो वैसे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको शो करना है ना। तो जब भी आपको लिमिट दिखाना है क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू हो रही है, तो डेल्टा और एप्सिलॉन में आपको बस रिश्ता दिखा देना है। तो कंपेयर करोगे तो मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर एप्सिलॉन। हेंस इसलिए बोल सकते हो क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये तभी पॉसिबल है जब आपको एप्सिलॉन के बदले कोई कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा मिले, या उल्टा डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आपको कोई एप्सिलॉन मिले। दोनों में जब आपको रिश्ता दिख रहा है तो समझ जाओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट्स वैलिड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अ फंक्शन f goes from r2 to r defined as f of xy is equal to x minus y by x plus y, x not equal to 0, y not equal to 0. Show that limit f of x comma y when x tends to 0 greater than goes to 0 comma 0 does not exist. यहां पे बोल ही दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड आपको क्या पता चलना चाहिए कि कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला, डेल्टा और एप्सिलॉन में कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता ही नहीं है तभी आप बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो चल करके देखते हैं। सो लेट x कॉमा y goes to r 0 comma 0 along the path y is equal to mx where m is any real number। ये टेक्निक है कि एक कोई पाथ ले लो, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तो हम जो मर्जी पाथ ले सकते हैं। So as x tends to 0, then y tends to 0 along the path y is equal to mx. So now limit f of xy when xy tends to 0 comma 0 is equal to limit x minus y by x plus y when x comma y is goes to 0 comma 0. So limit x के जगह x, y के जगह mx लिखा, so x minus mx by x plus mx when x tends to 0 आप करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट 1 minus m by 1 plus m when x tends to 0। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज है, लिमिट की वैल्यू तो अलग आने वाली है, अरे लिमिट की वैल्यूज तो अलग ही आने वाली है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग आ गया। तो जब अलग आ गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा में तो कोई रिश्ता ही नहीं दिखेगा आपको। तो ये भी एक तरीका है कि आप कोई भी पाथ कंसिडर कर लो और डिफरेंट, क्योंकि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो जब तक यूनिक ना हो तब तक आप बोल नहीं सकते कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिक है तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वो सही है। अगर यूनिक नहीं मिल रहा, आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं, तो आप उसको यूनिक नहीं बोल सकते। तो इसीलिए आप बोल सकते हो क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कंटिन्यूटी को कैसे रिलेट करते हैं। सो दो डेफिनेशन है इसके। पहला डेफिनेशन है, ए फंक्शन f of xy is said to be continuous at a point a comma b if limit f of xy when x tends to a y tends to b exists and is equal to f of a comma b। जैसे सिंगल वेरिएबल के लिए होता था ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो फंक्शन के बराबर हो जा रहा है, सेम चीज है दो वेरिएबल्स में भी वही लिमिट, ये मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब आप लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो उस फंक्शन के बराबर होगा। क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन, a function f of xy is continuous at a point a comma b if for any given epsilon greater than 0 we can find a real number delta greater than 0 such that mod of f of x comma y minus f of a comma b is less than epsilon for all x comma y that satisfy mod of x comma y minus a comma b is less than delta। हूबहू एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एप्सिलॉन डेल्टा से आपको समझाया था। तो अंदर में लिमिट रहता था तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल रहता था लिमिट निकालने के लिए। कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन लिखना पड़ता है अंदर में। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का दो वेरिएबल्स के लिए, और ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपने सीखा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब आप बोल सकते हो कि हाँ दो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, algebra of continuous functions, same चीज, if f of x y g of x y are continuous functions of x and y on a set D and k is any constant। ठीक है, f of x y g of x y मान लेते हैं सेपरेटली कंटिन्यूअस फंक्शंस है किसका, x और y का, on a set D, D कोई एक सेट है
और k कोई एक कांस्टेंट है, उस केस में ये इंडिविजुअल फंक्शंस को जब आप जोड़ोगे तो जो ओवरऑल फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस मिलेगा। कहां पे? उस सेट D में। अगर इंडिविजुअल फंक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल फंक्शन जो मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस मिलेगा। कहां पे? सेट D में। अगर फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल फंक्शंस जो मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस मिलेगा सेट D में। और फंक्शन को अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा सेट D में। अगर फंक्शंस को डिवाइड करोगे तो ओवरऑल फंक्शन जो मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस मिलेगा सेट D में, एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन दैट कि g ऑफ x, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता, दुनिया खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बोला प्रूव दैट द फंक्शन f which goes from a to a where a is a subset of R2 defined by, अब यहां पे डोमेन आपको एक सेट A है, कोडोमेन भी आपको सेट A है, दोनों ही सबसेट है R2 के। तो उस केस में f of xy एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि जब y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में फंक्शन है x sin 1/y, और जब फंक्शन y की वैल्यू 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू है 0। So let epsilon greater than 0 be any given number. So here mod of f of xy minus f of 0 comma 0 is equal to mod of x sin 1 by y minus 0 is equal to mod of x sin 1 by y. तो इंडिविजुअली मॉड सेपरेट कर सकते हैं, तो mod of x into mod of sin 1 by y। परफेक्ट। अब आप ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि mod of x into mod of sin 1 by y ये लेस देन इक्वल टू mod of x होगा। तो therefore mod of f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than equal to mod of x comma 0. Let mod of x comma 0 is less than epsilon, mod of y comma 0 is less than epsilon. So first equation से आप बोल सकते हो कि mod of f of x comma y minus mod of 0 comma 0 is less than epsilon. Hence f of x y is continuous at 0 comma 0. यहां से ये वाला स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है, तो इसको आप समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। कौन सा? ये वाला कंडीशन, मतलब फंक्शन माइनस जो भी आपका है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कब? सारे एक्स वाई के लिए जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये वाला क्रूशियल स्टेप है। पहले स्टेप में आपको हजम नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस हैंडी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा करना क्या है। अच्छा, क्या मॉड लगाना है, क्या लेस देन करना है, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द फंक्शन f which goes from a to r where a is subset of r2 defined by f of x y 1 है कब? जब y not equal to 0 है, और 0 है कब? जब y is equal to 0 है। is not continuous at a b if b is equal to 0। तो आपको शो कर रहे हैं कंटिन्यूअस नहीं है। सो मान लेते हैं कि वी हैव f of a 0 is equal to 0 for all a. So limit f of x y when xy tends to a 0 is equal to limit f of xy when x tends to a and y tends to 0 is equal to limit 1 when x tends to a and y tends to 0। क्योंकि यहाँ पे देखा जब x tends to a and y tends to 0 हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे ये 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये ब्लू कैसे हो गया? ठीक है, छोड़ो। हाउ टू अनसेलेक्ट दिस? आई डोंट नो। फोड़ देंगे। ये 1 हो गया, लेकिन f of a गया अरे मेरे भाई क्या परेशान कर रहे हो। बट f of a 0 is equal to 0 होता है। ठीक है, so thus limit f of x y when xy tends to a 0 is not equal to f of a 0, क्योंकि यहाँ पे f of a 0 की वैल्यू 0 आ रही है और लिमिट से आपका 1 आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। जब बराबर ही नहीं है तो काहे का एग्जिस्ट, काहे का कंटिन्यूअस हो गया? तो इसलिए बराबर नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हो कि f is discontinuous at a 0 for all and hence done। So I hope लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। बार बार आप लेक्चर्स को देखिए, एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करिए, टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करिए, देख देख के सॉल्व करिए कि बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है। और आप कुछ डाउट हो वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो।
फायदे के फायदे आप उठा सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।